सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हमारी क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू है आदिकाल से संबंधित। आदिकाल से संबंधित हमने 50 क्वेश्चन कर रही है। आज हम 51 से शुरू करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? तो कौन है? जिनधर्म सूरी हैं, सुमति गणी हैं, मुनि जिनविजय हैं, आसगु। तो कौन है? आसगु कवि हैं। आसगु कवि की दो रचनाएं, एक चंदन बाला रास है और एक जीव दया रास है, ठीक है। चंदन बाला रास के रचयिता आसगु कवि हैं। इनके द्वारा रचित अन्य जीव दया रास है। अन्य रचनाएं और रचनाकार इस प्रकार से हैं। नेमिनाथ रास किसकी है? मुनि सुमति गणी की है। रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी की है। श्रावकाचार देवसेन की है। स्थूलीभद्र रास जिनधर्म सूरी की है। पृथ्वीराज चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो किसका किया है? कवित्त का प्रयोग किया है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित्त छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें दुहा, कवित्त, छप्पे, तोमर, त्रोटक, गाह आदि हैं। चंद्र बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्र बरदाई को पहला कवि और पृथ्वीराज रासों को पहला महाकवि माना है। क्वेश्चन नंबर 53। विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा? तो पदावली, गंगा वाक्यावली, कीर्तिलता और मणिमंजरी। पदावली इनकी मैथिली भाषा में है और इसके बाद में गोरक्ष विजय एक इनका नाटक है, वो भी इनका किस में है? मैथिली भाषा में है। गंगा वाक्यावली इनकी संस्कृत भाषा में है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का एक और है जो इनकी अवध भाषा में, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है। विद्यापति का जन्म 1350 में हुआ है। वे शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवध और मैथिली भाषा की रचनाएं की हैं। कीर्ति और लता और कीर्तिपता का अवध में है। गंगा वाक्यावली और पुरुष परीक्षा इनकी संस्कृत की रचनाएं। पयमचर्यों में किसका वर्णन हुआ है? अगला क्वेश्चन 54 का, शिव, सीता, भरत और राम। तो ये किसका है? राम का वर्णन हुआ है। इसमें किसका वर्णन हुआ है? राम का वर्णन हुआ है। पयमचर्यु में राम का वर्णन हुआ है। पयमचर्यु शंभु की रचना है, ओके। इसे पद्मचरित और जैन रामायण भी कहा जाता है। पयमचर्यु को और दोनों नामों से किससे जाना जाता है? एक तो पद्मचरित और एक जैन रामायण। इनकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड है। विद्याधर कांड, अयोध्या, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड है। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरिया किस भाषा में है? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी और ब्रिज। किस भाषा में है? तो ये खड़ी बोली में है, क्योंकि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। चलिए एक मिनट। यज अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों की बोली कैसी है? खड़ी बोली है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि और कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को किसकी संज्ञा दी है? महाकवि और कवियों में राजकुमार की। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित 100 ग्रंथों की संख्या बताई है। इसमें खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरिया, 2 सूखने और गजल इत्यादि हैं। देखिए, डिंगल भाषा का अर्थ क्या होता है? डिंगल भाषा का अर्थ क्या होता है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजस्थानी भाषा, अर्धमागधी अपभ्रंश योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो देखिए यही आएगी। मैंने आपको पृथ्वीराज रासों के बारे में पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वीराज रासों की जो वीरता का वर्णन जहाँ पे हुआ है वहाँ पे डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ, जिसमें अपभ्रंश योग शुद्ध राजस्थानी है और पिंगल का अपभ्रंश में ब्रज मिश्रित होती है तो वो पिंगल होती है। और पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार वर्णन किया गया है वो किस में किया गया? पिंगल भाषा में किया गया। चलिए आगे पहले देख लेते हैं इसको। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी की 2 प्रकार की भाषाएं। डिंगल पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया था। डिंगल शैली में वीररस का प्रयोग, जबकि श्रृंगारी रचना की जाती है ना, वो सभी पिंगल शैली में की जाती है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? जयपुर, इटावा, एटा और बिहार। कौन सा है? 57 में बताइए। अमीर खुसरो का
अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? तो अमीर खुसरो का जन्म आप सभी को पता है एटा है, ठीक है। हाँ जी, अमीर खुसरो का जन्म 1253 में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक गांव में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। खालिक बारी है, दो सुखने, पहेलियां और मुकरियां हैं। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? हमीर रासों के रचनाकार कौन है? रूपचंद हैं, जज्जल हैं, विद्याधर हैं और सारंगधर हैं। कौन है बताइए? 58 में कौन है? तो 58 में आपको सभी को पता है हमीर रासों के रचयिता कौन है? सारंगधर हैं। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों का रचनाकार सारंगधर को बताया है। आचार्य शुक्ल ने क्या बताया कि हमीर रासों के रचनाकार किसको बताया? आचार्य शुक्ल जी ने सारंगधर को बताया। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पैंगलम, जिसके रचनाकार कौन है? लक्ष्मीधर हैं, के कुछ पदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है। क्या की है? कल्पना की है। राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया। राहुल सांकृत्यायन ने किसको किया है? जज्जल को किया है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है? सारंगधर को माना। विद्यापति के ने किस भाषा में काव्य रचना की है? राजस्थानी भाषा में, प्राकृत में, मैथिली में और ब्रज में। किस में की है इन्होंने? तो मैथिली भाषा में की है। चलिए उत्तर और देख लेते हैं, अगर गलत हो तो। हाँ जी, मैथिली आएगा, ठीक है। विद्यापति ने 3 भाषाओं का काव्य रचना की है। देखिए, संस्कृत, अवध और मैथिली। संस्कृत में इनकी 7 या 6 रचनाएं हैं, ठीक है। अवध में इनकी 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपिताका। मैथिली में इनकी 2 रचनाएं हैं, एक तो है पदावली, एक है इनकी गोरक्ष विजय, जो इनका नाटक है। आता है विकल्प सी, संगत होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ था। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो पदावली की मादकता है उसको क्या कहा है? नागिन की लहर कहा। किसने कहा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा। चलिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? कौन सा शब्द प्रयोग किया है? संस्कृत, हिंदवी, रेखता और हिंदुस्तानी। तो कौन सा प्रयोग किया है? 60 में क्या आएगा? हिंदवी। क्या आएगा? हिंदवी आएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उत्तर, इसका देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दो सुखने, खालिक पारी, पहेलियां, मुकरियां इत्यादि। कीर्तिलता की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता की भाषा है अवधी, मिश्रित, अपभ्रंश, ब्रज और प्राकृत। तो क्या आएगी इसकी? मिश्रित अपभ्रंश आएगी शायद। 61 में क्या आएगा? देखिए हम देख लेते हैं। मिश्रित अपभ्रंश आएगी, क्योंकि देखिए मिश्रित अपभ्रंश और हिंदी के जो बीच का है ना, उसको क्या बोलते हैं? अवहट बोलते हैं। तो ये अवहट भाषा हो गई, तो इनसे मिलता जुलता ये आता है यहाँ पे मिश्रित भाषा। चलिए हम देख लेते हैं। और हाँ जी, कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश और अवहट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में क्या किया है? तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। बालचंद विजय भाषा दुहन ही लगन दुज्जन हासा। विद्यापति किस रचना की पंक्ति है? किसकी पंक्ति है ये? कीर्तिलता की है, लिखनावली की है, भू परिक्रमा की है और कीर्तिलता की है। तो बताइए किसकी है ये? 62 में किसकी आएगी ये भाषा? इसकी शायद, हाँ जी, कीर्तिलता की है इनकी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उपयुक्त पंक्ति विद्यापति के कीर्तिलता ग्रंथ से ली गई है। यह अवहट में रचित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धवा कवि कहा है। श्रृंगार रस का सिद्धवा कवि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में भी किसने मानी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी। निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? देखिए, निम्न में से अमीर खुसरो की रचना नहीं है पूछा है। पहेलियां व मुकरियां, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी। आप सभी को पता है कि पहेलियां व मुकरियां, दो सुखने और खालिक बारी किसकी रचना? अमीर खुसरो जी की। जबकि पुरुष परीक्षा है, ये किसकी है? पुरुष परीक्षा विद्यापति जी की संस्कृत की रचना है, ठीक है। देखिए, पुरुष परीक्षा विद्यापति के संस्कृत में लिखी गई रचना है, जबकि पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, खालिक बारी अमीर खुसरो की रचनाएं। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के नहीं है? देखिए, रैदास, नानक, कबीर और विद्यापति कौन नहीं है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कौन नहीं है? रैदास, नानक,
कबीर और विद्यापति। कौन नहीं है? तो आप सभी को पता है विद्यापति जी नहीं है, क्योंकि विद्यापति जी आदिकाल के कवि हैं, ठीक है। और निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत रैदास, नानक और कबीरदास जी आते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। रैदास, नानक, कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत आते हैं, जबकि विद्यापति आदिकालीन भक्त और श्रृंगारी कवि आते हैं। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव और खेलन कवि की उपाधियां भी प्राप्त थी। चलिए, ढोला मारूरा दुहा, ढोला के पिता का क्या नाम था? ढोला मारूरा दुहा है, उसके अंतर्गत ढोला के पिता का क्या नाम था? तो देखिए, राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जयसिंह, राजा हरराज सिंह। तो कौन थे इसके पिताजी? ढोला के पिता कौन थे? राजा नल सिंह थे, ठीक है। कौन थे? राजा नल थे। देख लेते हैं। ढोला मारूरा दुहा, ढोला के पिता राजा नल थे। ढोला मारूरा दुहा 11वीं सदी में रचित कवि कल्लोल की रचना है। इसमें राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू और राजकुमारी मारवाणी के प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान के अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः दोहे के रूप में रचित है, जिसे कवि कुशल राय ने 17वीं शताब्दी में कुछ चौपाइयां और जोड़ दी थी, ठीक है। तो दोनों ढोला मारूरा दुहा के दो रचनाकार आते हैं, तो कल्लोल और एक कुशल राय। अगर कुशल राय आता है तो कुशल राय को लगाएंगे, कल्लोल आता है तो कल्लोल को लगाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। तो किसकी है? 66 में क्या आएगा? 66 में आएगा डी, क्योंकि गोरखनाथ के समय 11वीं सदी किसने माना है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी नाम से संपादन इनके 11 जो ग्रंथ हैं प्रमाणिक, उनको मानकर किया है, ठीक है। देख लेते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किसकी है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। मिस्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसने माना है? मिस्र बंधुओं ने माना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी का संपादन 14 ग्रंथों के प्रमाणिक मानकर किया है। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। चलिए 67, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? देखिए, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, तो यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, राहुल सांकृत्यायन का, शिव सिंह सेंगर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो किसका है ये? डी। किसका है? नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा में छटकर निकला है। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकल प्रकरण 2 में कहा है कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नवनाथों में नाम आता है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य के जो आदिकाल प्रकरण 2, ये हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी हमारा श्रृंखला उसकी शुरू है, आप देख सकते हैं उसको। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। मोहनत नैणसीरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींचीरी वचने का और पापूजीरा दोहा। तो क्या आएगा इसमें? पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, क्या है? पृथ्वीराज रासो है, आप सभी को पता है, ठीक है। देखिए, हाँ जी, देखिए, पिंगल मिश्रित भाषा रचना किसकी है? पृथ्वीराज रासो की है। ये विकल्प गलत है, सॉरी, मैंने क्या पढ़ा है? पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है, हाँ जी, यही सही है, बाकी शेष सब गलत है, ठीक है। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो की है, बाकी शेष जो 3 विकल्प हैं वे गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ है। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राजस्थान में अनेक चारण कवियों ने इनका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी की साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति कवियों के द्वारा होता है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थान के पूर्वी भाग की भाषा पिंगल नाम दिया है, ठीक है। देखिए, आदिकालीन हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। कौन सा नहीं है? संयोगात्मकता की ओर झुकाव, अडय ध्वनि का विकास, डय ध्वनि का विकास और संयुक्त स्वर में ए का प्रयोग, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? 69 में आएगा संयोगात्मक
ताकि और झुकाव। ठीक है। आदिकालीन हिंदी के संबंध में कौन सा सही नहीं है? संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त कथन सही नहीं है। शेष विकल्पों में अन्य कथन गलत हैं। ठीक है। आदिकालीन हिंदी व्याकरण 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए। हिंदी ने अपने रूप विकसित होते गई। हिंदी के अनेक अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती है। कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर हैं, ए, आ, ई, उ, ए, ओ। ये 8 स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर आए, ऐ और औ, विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे, जिनका उच्चारण क्रम से ऐ और औ जैसा था। न, र, ल और स व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के दंते ध्वनि थे। आदिकाल में ये वत्स्य हो गए। न, म, ल प्रत्येक संयुक्त व्यंजन अब क्रम से न, म और ल के महाप्राण रूप में हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन ही हो गए हैं। ठीक है। 70 का देखते हैं। कम्मान बान छुट्टहि अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान धान सब वीर सेत। वीर सेत नहीं आएगा, ये वीर खेत है। खेत मतलब शहीद होना। वीर खेत धन स्रोत बहस बहत अस रकत रेख, क्योंकि आदिकाल में इस से को ख बोला जाता था। ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या दिया है कि उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन किया है। देखिए, पृथ्वीराज की सेना और शहाबुद्दीन गोरी की सेना के बीच, शहाबुद्दीन और कुमुदमणि सेना के बीच, पृथ्वीराज की और समुद्र शिखर की सेना के बीच, और शहाबुद्दीन गोरी और सेना में शहाबुद्दीन गोरी और विजयपाल की सेना के बीच में। तो उक्त कथन किसका है? देखिए, इसमें सी आएगा। पृथ्वीराज की सेना और समुद्र शिखर की सेना के बीच में युद्ध है, तब आती थी ये पंक्तियाँ। चलिए, पंक्तियाँ मैं आपको दोबारा पढ़ा देती हूँ, याद करने की कोशिश कीजिए। कम्मान बान छुट्टहि अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमशान धान सब वीर खेत, घन स्रोत बहस अस रकत रेत। ठीक है। सॉरी। उक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मकता त्रासदी है। ये कैमासवत पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज के पुत्र चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, चंद्रबरदाई ही हिंदी प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी के प्रथम महाकाव्य। 71। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासो में प्रशिक्षित हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन किसका है? तो किसका है ये? देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यान और गणपति चंद्र गुप्त। तो किसका है ये? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चलिए, इसको पढ़ लेते हैं। पद्मावती समय के बारे में क्या बताया गया है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई कहानी है। इसमें रासों में प्रक्षिप्त हुई है। रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जन चेतना की दृष्टि से साहित्य इतिहास के शोधकर्ता, मार्मिक विचारक, उपन्यासकार, ललित निबंधकार, संवादक और बहुश्रुत आचार्य के रूप में माने जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न हैं। शूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, और क्या आएगा, सहज मध्य साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। ये किसकी रचनाएं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। चलिए आगे देखते हैं। पद्मावती समेत में जो रासों का 20वां सर्ग है ना, चंद्रबरदाई ने श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स और भयानक रसों का सजीव और यथार्थ अंकन किया। चंदन बरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में 69 सर्ग हैं और 68 प्रकार के, मतलब 69 तो सर्ग हैं, 69 सर्ग हैं और 68 क्या है? छंद हैं। ठीक है। तिब्बत में 84 सिद्धों की परंपरा में कौन से सिद्ध आरंभ हुई? तिब्बत के जो 84 सिद्धों की परंपरा है उसमें कौन से सिद्ध से आरंभ हुई थी? 72 में
तो लुईपा से। ठीक है, पढ़ लेते इसको। तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा लुईपा से आरंभ मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। निम्न में से कौन आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे? कौन थे अंतिम काल के? तो ये देखिए यहाँ पे आएगा, ये अमीर खुसरो थे। आदिकाल के अंतिम चरण के कौन थे? अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन से हैं? खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि व कवियों का राजकुमार भी कहा है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी के हैं, जो अपभ्रंश भाषा के महाकवि माने जाते हैं। इनके ग्रंथ है पयुम चरयु, रिठनेमी चरवु। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। पुष्यदंत 10वीं सदी की को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। पुष्यदंत हैं जो 10वीं सदी के हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, महापुराण, नए कुमार चरयु और जसहर चरयु। ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो कौन आएगा? पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना जाता है। किसके द्वारा? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। देखिए, हाँ जी, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद ने 18वीं सदी में की है। राम कुमार वर्मा ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। चंद बरदाई को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकवि माना जाना चाहिए। पृथ्वीराज रासो में 56 छंदों की बहुलता है। इन छप्पों के कारण इस ग्रंथ की लोकप्रियता मिली है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में साली बदर सूरी को हिंदी का प्रथम कवि कहा है। देखिए, इसमें सुमेलित करना है। किस प्रकार से करेंगे? सुमेलित करते हुए दिए गए कूट की उत्तर चयन कीजिए। गोरखनाथ और उनका युग, नाथ संप्रदाय, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय और सिद्ध साहित्य। देखिए, गोरखनाथ और उनका युग है, ये किसने लिखा था? ये रांगे राघव जी ने लिखा था। ठीक है, फिर क्या आता है? हिंदी काव्य में नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय किसने लिखा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आती है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी है? यह है पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। ठीक है, हिंदी काव्य में निर्गुण पीताम्बर दत्त बर्तवाल की है। और उसके बाद में क्या आता है? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य किसकी आती है? तो धर्मवीर भारती की है। तो देखिए, 1 में 2, बी में 4, 2 और 4। देखिए, 2 4, फिर क्या आता है? हिंदी में काव्य निर्गुण संप्रदाय, ये 3 1 कैसे आएगा? निर्गुण, हिंदी काव्य में निर्गुण क्या बताया था मैंने आपको? निर्गुण संप्रदाय किसकी है? पीताम्बर दत्त बर्तवाल की है। तो ये 1 आता है यहाँ पे, ये गलत दिया, ऑप्शन गलत दिए हैं इसमें। क्या आएगा? 2 4 और उसके बाद में क्या है? काव्य में जो निर्गुण संप्रदाय है वो किसकी रचना है? तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। तो 1, और फिर उसके बाद में आएगा सिद्ध साहित्य किसका है? तो धर्मवीर भारती का। ये इस प्रकार से आता है। ठीक है, 2 4 1 3। ये ऑप्शनल तो ठीक है, लेकिन ये 3 1 नहीं आता, ये 1 और 3 आता। ठीक है, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं आगे। सही सुमेलन इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार से, देखिए गोरखनाथ और उनका युग क्या है? रांगे राघव है। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, देखिए पीताम्बर दत्त बर्तवाल का, बल्कि ऑप्शनल के हिसाब से हमें आंसर बताया है ये धर्मवीर भारती, लेकिन ये नहीं आएगा। ठीक है, फिर नाथ संप्रदाय किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और सिद्ध साहित्य किसका? धर्मवीर भारती का। आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, उन ऑप्शनल पे मत जाइए आप। ठीक है, धन्यवाद आपका, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आज हम यहीं तक ही करेंगे बस।